हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्ट 1 है ये। तो पार्ट 1 में इनपुट्स एंड टैक्स क्रेडिट के बारे में पहले देखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन्स। जो कोर्स यूज होता है या किसी भी फर्दरेंस या बिजनेस में, उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए, इट शुड बी डायरेक्टली करेक्टिव टू आउटपुट सप्लाई। ऑप्शन बी है, इट्स is planned to use in the course of business. Option C, it is the course of business. Option D, it is used in the course of business for making outward supply. तो ऑप्शन सी जो हमारा एकदम करेक्ट है, ये जो यूज होता है कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेदर क्रेडिट ऑन इनपुट शुड बी वैलिड बेस्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अगर हमारा क्रेडिट इनपुट जो है वैलिड हो रहा है किसके बेस पे, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स के बेस पे, तो हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन ए रिसिप्ट ऑफ गुड होगा, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, बोथ, या अदर रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन बी है बोथ, हमारा रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी होगा, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बोथ। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ केस ऑफ सप्लाई डिपॉजिटेड द टैक्स बट द रिसीवर हैज नॉट रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट इन रिसीवर अनटाइटल्ड टू अवेल क्रेडिट। इट मीन्स अगर इस केस में देखा जाए कि अगर सप्लायर जो है डिपॉजिट कर रहा है टैक्स, लेकिन रिसीवर जो है रिसीव नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट को, तो इस रिसीवर का टाइटल जो होगा विथ क्या होगा, एवेल क्रेडिट कैसे उसका डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन ए है यस, इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन रिसिप्ट मंथली रिटर्न। ऑप्शन बी है नो, एज वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल। ऑप्शन सी है यस, इफ द रिसीवर कैन प्रोवाइड लेटर द डॉक्यूमेंट आर रिव्यू सिक्वेंसली। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो नॉट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी क्रेडिट अवेल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स कैन बी अवेल्ड इन वन इंस्टॉलमेंट और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। मीन्स जो हमारा आईटीसी है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, अगर कैपिटल ऑफ गुड्स और इनपुट्स जो है वो वैलिड है, तो एक इंस्टॉलमेंट और मल्टीपल इंस्टॉलमेंट वो क्या इफेक्ट डालेगा। तो ऑप्शन ए है इन 13 इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन बी है इन 12 इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन सी है इन 1 इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन डी है इन 6 इंस्टॉलमेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 इंस्टॉलमेंट। तो जो वहाँ पे क्या, अगर इनकम टैक्स हो रहा है तो वैलिड हो रहा है, तो एक पे या एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे 1 इंस्टॉलमेंट ही पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सेट ऑफ इज नॉट अलाउड। इसमें से कौन सा सेटअप जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है आईजीएसटी अगेंस्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑन इनपुट। ऑप्शन बी है सीजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी ऑन इनपुट। ऑप्शन सी है एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन इनपुट। ऑप्शन डी है सीजीएसटी अगेंस्ट आईजीएसटी ऑन सीजीएसटी ऑन इनपुट्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी ऑन इनपुट। ये जो है सेट ऑफ जो है वो अलाउड नहीं होता। सीजीएसटी के अगेंस्ट अगर हमारा एसजीएसटी है इनपुट्स में, तो वो हमारा सेट ऑफ अलाउड नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ टैक्सेस टू अवेल द इनपुट्स टैक्स क्रेडिट। इट मीन्स अगर हमारा टाइम लिमिट पे जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो पे हो जा रहा है विथ टैक्सेस के साथ, तो वो वैलिड होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए या नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है 3 मंथ। ऑप्शन बी है 6 मंथ। ऑप्शन सी है 180 इन डेज। ऑप्शन डी है टिल द डेट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 180 डेज, 180 दिन में वो वैलिड हो जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन द रिसिप्टेंट अवेल द इनपुट्स टैक्स क्रेडिट फॉर द पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट to the supplier with 118 days।
तो अगर हमारा कोई भी रिसिप्टेंट है अवेल हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट में और उसका पार्ट ऑफ पेमेंट अमाउंट जो कितना है सप्लायर कितने दिन में कर रहा है विथ इन 118 डेज में, तो ऑप्शन ए है यस ऑन द फुल टैक्स अमाउंट एंड पार्टली वैल्यू अमाउंट। ऑप्शन बी है नो ही कैन नॉट अंटिल फुल मूवमेंट इज पेड टू सप्लायर। ऑप्शन सी है यस बट proportionally to the extent of value and tax paid. Option D है non applicable। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो ही कांट until full amount is paid to the supplier। तो ये इसमें जो बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है इनपुट में पूरा पे नहीं किया है एक साथ, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है डिप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी इज क्लेम्ड whether input tax credit is permissible। इट मीन्स अगर हमारा डिप्रिसिएशन ऑफ टैक्स कंपोनेंट जो है वो कैपिटल ऑफ गुड्स पे है या प्लांट पे है या मशीनरी पे क्लेम्ड हो रहा है, तो वहाँ पे वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट परमिसिबल होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल इफ डिफरेशन ऑफ टैक्स कंपोनेंट इट्स नॉट वैलिड। ऑप्शन डी ही नॉन ऑफ द अबव। तो इनपुट जो टैक्स हमारा क्रेडिट अगर एलिजिबल होगा हमारा डिप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट में इज नॉट वैलिड, अगर हमारा वैलिड नहीं होगा तो हमारा वहाँ पे परमिसिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 9. What is the maximum time limit to claim the input tax credit? ITC का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, टाइम लिमिट क्या होता है इन क्लेम करने का? तो ऑप्शन ए है टिल द डेट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न। ऑप्शन बी है ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ विच इज फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन सी है एदर ए और बी। ऑप्शन डी लेटर ए और बी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एट ईयर लिस्ट ए एंड बी, पहले ए फिर बी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव एन ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है और क्लेमिंग के ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन ए इजिबल क्रेडिट और या 15% क्रेडिट। ऑप्शन बी है ओनली 15% क्रेडिट। ऑप्शन सी है ओनली एलिजिबल क्रेडिट। ऑप्शन डी है एलिजिबल क्रेडिट एंड 50% क्रेडिट। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है, अगर हमारा एलिजिबल क्रेडिट है और 50% क्रेडिट है तो हमारा जो होगा ये क्लेम ऑप्शन में आ जाएगा उसका बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ओनली व्हेन। द पर्सन शैल बी इंटाइटल, अगर हमारा पर्सन कोई है इंटाइटल है और वो क्रेडिट उसको क्रेडिट इनपुट टैक्स हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए ही इज रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी। ऑप्शन बी है द गुड्स एंड और सर्विसेज आर यूज्ड और intend to be used in the course or further of the business। ऑप्शन सी है he sacrifice the condition prescribed under section 16 subsection 2। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द above conditions are satisfied। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द जितना भी कंडीशन दिया गया है वहाँ पे सब सेटिस्फाइड होंगे तो ही हमारा जो क्रेडिट होगा वो पर्सनेबल होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to the credit of any input tax is respect of any supply of goods or services or if the both। इट मीन्स अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जो इंटाइटल है टू द क्रेडिट के लिए ऑफ एनी इनपुट ऑफ टैक्स के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई और सर्विसेज और इफ बोथ, अगर हमारा रजिस्टर्ड पर्सन जो इंटाइटल्स है किसी भी इनपुट टैक्स सर्विसेज को लेके और वो हमारा रिस्पेक्ट किस में है एनी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो वहाँ पे क्या होगा इफ। तो ऑप्शन ए ही इज possession of a tax invoice or debit note issued by the supplier registered under this act or such that other tax paying document as a may be prescribed। option B है he has received the goods or services or both। option C है the tax charge is respect
of such supply has been actually paid of the government, whichever in the case of through utilization of input the tax admissible in respect of the said supply and has furnished the return under section 39. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ये जितने भी कंडीशन दिए गए हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन मेकिंग द पेमेंट द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच वाज रिवर्स्ड ऑर्डर्स कैन बी रीऑर्डर्ड विथ इन। अगर हमारा कोई भी पेमेंट हमारा क्रेडिट जो रिवर्स्ड हो चुका है पहले ही, तो उसको रिवर्स करने के लिए, अगर उसको ऑर्डर्स को रिवर्स करने के लिए हम लोग को कितना डेज लगेगा, तो ऑप्शन ए है 180 डेज, ऑप्शन बी है 1 ईयर, ऑप्शन सी है 20th October of the next financial year or the date of filing annual return whichever is earlier, ऑप्शन डी है नो लिमिट। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होता है, नो टाइम लिमिट, इसमें कोई किसी भी टाइम का लिमिट नहीं दिया रहता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द टाइम लिमिट ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज। हम इनपुट टैक्स टेकिंग, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेते हैं हम लोग तो उसका टाइम लिमिट कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ऑप्शन बी है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन डी है नो लिमिट। तो इसका ऑप्शन सी है जो करेक्ट है। क्या लिखा है, 20 अक्टूबर से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर सक्सीडिंग हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो द डेट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न के डेट पे फिलिंग, तो वो जो पहले हुआ है उस पर ही टाइम लिमिट रहता है, तो इसमें कोई भी डिसाइडेड नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है where the goods or services are both are used by the registered person partly for the purpose of any business and the partly for other purpose the input tax credit shall, it means अगर हम लोग गुड्स और सर्विसेज दोनों को रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली पर्पस कर रहे हैं एनी बिजनेस में, मतलब रजिस्टर कर रहे हैं पार्टली किसी भी बिजनेस को, तो वो पार्टली जो है अदर पर्पसेस के लिए हो रहा है, वो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लागू होगा या नहीं होगा, तो ऑप्शन ए है नॉट बी अलाउड, ऑप्शन बी है बी अलाउड इन फुल, ऑप्शन सी है रिस्ट्रिक्टेड टू मच ऑफ द इनपुट टैक्स इज एट्रीब्यूटेबल ऑन द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, ऑप्शन डी है बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हमारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन लग रहा है इनपुट टैक्स पे तो और ट्रिब्यूटरी पर्पस से है बिजनेस, तो वहाँ पे हमारा ये अलाउ होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली, अगर हमारा वेयर जहाँ पे हम लोग अपना गुड्स और सर्विसेज को पार्टली यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट टैक्सेबल सप्लाई पे क्या पड़ता है, जीरो रेट सप्लाई पे और या पार्टली फॉर एग्जाम्प्टेड जगह छूट मिल रहा है उस पे पार्टली सप्लाईज पे, तो हमारा इनपुट टैक्स कॉल क्या होगा, सेल क्या करेगा उसमें, मतलब क्या होगा इनपुट टैक्स उसका, तो ऑप्शन ए है नॉट बी अलाउड, ऑप्शन बी है बी अलाउड इन फुल, ऑप्शन सी है बी अवेलेबल इज द एक्सटेंड गुड एंड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, ऑप्शन डी है बी available to extend good and services are used for affecting taxable supplies including zero rate supply, अगर जीरो रेट सप्लाई इंक्लूड है और हमारा अवेलेबल है एक्सटेंड गुड और सर्विसेज, तो हमारा टोटल सप्लाई जो होगा वहाँ पे होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स या इंस्टॉलमेंट, अगर हमारा गुड्स जो रिसीव्ड हो रहा है लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में तो हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन ए है आईटीसी कैन बी वैलिड प्रॉपरली on receipt of each lots and installment, option B 100% ITC can taken on receipt of first installment, option C 15% ITC can taken on receipt of the first installment and balance 15% of the receipt of last installment, option D है ITC can valid upon receipt of the installment first last installment, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा ITC अवेलेबल है
कब तक? लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट होने तक। तो हमारा जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now question number 18, where a supplier has taken deduction of depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery as per Income Tax Act 1961, he can। अगर हमारा जो सप्लायर है वो कोई डिप्रिसिएशन पे डिडक्शन उसको मिल रहा है ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी एज पर किस पे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग है। तो ही कैन, तो क्या करेगा? तो ऑप्शन ए है अवाइल 100% ITC ऑफ द सैड टैक्स कंपोनेंट। ऑप्शन बी है be avail only 15% of stamp tax component of ITC every year. Option 3 not avail ITC on the side of tax component. Option D avail ITC at the depreciation rate prescribed under the income tax act. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हमारा ITC अवेल नहीं हुआ है और वो टैक्स कंपोनेंट डिसाइड करता है तो हमारा पे होगा एज पर अकॉर्डिंग की इनकम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग in what supply are not eligible for ITC in case of प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा है इनवर्ड सप्लाई जो ITC को एलिजिबल नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है फूड और बेवरेज। ऑप्शन बी है आउटडोर कैटरिंग। ऑप्शन सी है ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए होगा ऑल ऑफ द। ये जितने भी इनवर्ड सप्लाइड है वो तीनों नॉट एलिजिबल है ITC के लिए मैन्युफैक्चरिंग के केस में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई आर एलिजिबल फॉर ITC इन केस ऑफ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो कौन सा एलिजिबल ITC है इनवर्ड सप्लाई का जो हमारे प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एलिजिबल होता है। तो ऑप्शन ए है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस। ऑप्शन बी है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ऑप्शन सी है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस व्हेन दे आर यूज्ड इन कंप्लॉय। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हमें मोटर व्हीकल और कन्वेंस जो हैं वो वेयर आर दी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, if the mandatory to capitalization the capital goods in the book of account। इट मीन्स क्या मैंडेटरी कैपिटलाइजेशन हो कैपिटल गुड्स हो जाते हैं बुक ऑफ अकाउंट में उसके मैंडेटरी हो जाती है तो क्या तो क्या है? तो यस। ऑप्शन बी है नो। ऑप्शन सी ऑप्शनल। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो यस मैंडेटरी कैपिटलाइजेशन के अंदर बुक ऑफ अकाउंट में मैंडेटरी हो सकते हैं। तो इज करेक्ट। Now next question number 23, whether credit can be taken immediately on receipt of capital goods। क्या हमारा अगर वेदर मतलब अगर हमारा क्रेडिट जो टेकन इमिडिएटली कोई रिसीव कर रहा है गुड्स ऑफ तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए यस। ऑप्शन बी नो। ऑप्शन सी आफ्टर यूजेस ऑफ कैपिटल। ऑप्शन डी आफ्टर कैपिटलाइजेशन ऑफ बुक। अगर हमारा बुक ऑफ अकाउंट कैपिटलाइजेशन हो जाता है उसके बाद हम कोई भी क्रेडिट लेते हैं तो वो इमिडिएटली रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, credit on input or capital goods held on stock can be valid in case of registration or voluntary registration। अगर हमारा क्रेडिट इनपुट जो है अगर क्रेडिट इनपुट्स पे लगता है या कैपिटल गुड्स पे लगता है तो अगर वो कोई भी हमारा स्टॉक हेल्ड करता है जो कि अवॉइड हो किस में रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में। तो ऑप्शन ए है यस। ऑप्शन बी है नो। ऑप्शन बी यस इज इनपुट्स। ऑप्शन सी है यस ऑन द कैपिटल। तो अगर हमारा केवल इनपुट्स हैं तो हमारे जो है क्रेडिट इनपुट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक जो है वैलिड हो सकता है रजिस्ट्रेशन या वॉलंटरी में। तो ऑप्शन जो सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, इन input tax to be reversed in case of supply of goods and services revived earlier। it means अगर हमारे इनपुट टैक्स जो रिवेल्ड हो रहा है किसके केस में?
सप्लाई ऑफ गुड्स के रिसिप्ट के केस में, जो रिसिप्ट के केस में अगर हमारा जो इनपुट टैक्स रिवर्स हो रहा है तो हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन ए है यस फुल्ली, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है यस टू बी एक्सटेंट ऑफ द credit taken and reduced by prescribed percentage on tax on transaction value, whichever is higher. Option D है just the exact of the transaction value of good such good. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा जो क्रेडिट है, एक्सचेंज क्रेडिट अगर रिड्यूस हो रहा है प्रिस्क्राइब परसेंटेज पे या टैक्स पे, तो टैक्सेशन वैल्यू हमारा क्या होगा? हाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न द इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इट मीन्स अगर हमारा टाइम लिमिट बढ़ जाता है, कब से? रिटर्न से पहले बढ़ जाता है, रिटर्न हुआ है उससे पहले बढ़ जाता है, तो द इनपुट सेंड क्या करता है? वो जॉब वर्क सेंड करता है टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, और वो भी सप्लाई थ्रू ट्रीट करता है। तो ऑप्शन ए है कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए, ऑप्शन बी है 5 ईयर के लिए, ऑप्शन सी है 6 मंथ के लिए, ऑप्शन डी है 7th ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए वो जब प्रोवाइडेड करता है, टाइम लिमिट देता है पहले, रिटर्न नॉट रिटर्न होता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 26, द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न the capital goods sent the job work shall be treated as supply. It means अगर हमारा टाइम लिमिट जो है पहले हो गया, बियॉन्ड मतलब पहले ही हो गया गुड्स के रिटर्न होने से, तो द कैपिटल जो है, कैपिटल गुड्स सेंट हो रहा है जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो इट मीन्स ऑप्शन ए है 1 ईयर के लिए, ऑप्शन बी है 5 ईयर के लिए, ऑप्शन सी 3 ईयर के लिए, ऑप्शन डी है 7 ईयर के लिए। तो हमारा 3 ईयर के लिए जो है गुड्स ऑफ सर्विसेज जो है सप्लाई बियॉन्ड कब तक पहले हो जाएगा? 3 ईयर के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फिर बढ़ते हैं, क्या कंपोजिशन लेवी एंड रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन OPT द कंपोजिशन स्कीम। कौन सा फॉलोइंग पर्सन्स हैं जो ऑप्ट में कंपोजिशन स्कीम्स में होते हैं? तो ऑप्शन ए पर्सन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, ऑप्शन बी है मेकिंग पर्सन मेकिंग में एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी है पर्सन इफेक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, ऑप्शन सी है नॉन ऑफ द। इनमें से कोई भी जो नहीं है ऐसा ऑप्शन जो हमारे पर्सन्स को ओटीपी कंपोजिशन स्कीम की लिंक पे ला सके ऑप्टिप से। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इज द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम सप्लाई ऑफ गुड्स। वो कौन सा थ्रेशोल्डर लिमिट है टर्नओवर का जो प्रोसीड करता है फाइनेंशियल ईयर तक ऑप्टाइंग द टैक्स पे अंडर कंपोजिशन के अंदर जो टैक्स पे होता है वो, तो स्कीम जो है वो स्कीम सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 15 लाख, ऑप्शन बी है 75 लाख, ऑप्शन सी है 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड 1 करोड़ फॉर एनी ऑफ द, ऑप्शन डी है 75 लाख इन केस ऑफ 18 कैटेगरी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, manufacturers and traders can opt for composition scheme even if they supply services provided that the value of such services should not exceed। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर्स जो हैं वो कंपोजिशन की स्कीम को सप्लाई और सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज शुड नॉट बी एक्सेड, तो वो वैल्यू ऑफ कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 5% ऑफ टर्नओवर और प्रोसीडिंग फाइनेंस से 10% से ज़्यादा होगा, या ऑप्शन सी है 5% ऑफ द टर्नओवर प्रोसीडिंग, ऑप्शन डी है 10% ऑफ टर्नओवर प्रोसीडिंग ईयर, या 5 लाख विच एवर इज हायर। तो ऑप्शन डी इसका अगर 10% टर्नओवर प्रोसीडिंग ईयर होगा या 5 लाख होगा हायर, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 है द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ रिजर्व इज इट मीन्स अगर थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें पूछा है कि थ्रेश होल्डर लिमिट जो रजिस्ट्रेशन का होता है अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम के अंदर तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा तो ऑप्शन ए है 14 लाख ऑप्शन बी है 15 लाख ऑप्शन सी है 1 करोड़ ऑप्शन डी है 1.5 करोड़ तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 15 लाख पे होगा क्वेश्चन नंबर 5 द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ अ सप्लायर of services who has opted in alternative composition scheme it means अगर हमारा रेट प्रेस्क्राइब्ड हो रहा है जीएसटी के किस केस में सर्विस सप्लाई जब हो रहा है उस केस में तो हु इज तो उसमें पूछा है तो हु मतलब कौन ऑप्टाइड होगा अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम में तो ऑप्शन ए है फर्स्ट ऑफ द टर्नओवर एज ए सीजीएसटी एंड 1% टर्नओवर एज जीएसटी यूटीजीएसटी ऑप्शन बी है 2% ऑफ टर्नओवर एज ए सीजीएसटी एंड 2% ऑफ टर्नओवर एज जीएसटी यूटीजीएसटी ऑप्शन सी है 3% of turnover of SGST and 3% of turnover as GST UTGST ऑप्शन डी है 4% of turnover as CGST and 4% GST of UTGST ऑप्शन सी जो हमारा एकदम करेक्ट है 3% अगर टर्नओवर जीएसटी होगा और 3% हमारा यूटीजीएसटी और उसका टर्नओवर होगा तो हमारा वहाँ पे अपलोड केस में जो हमारा सप्लाई होगा वो हमारा प्रिस्क्राइब रेट से होगा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 3% प्रिस्क्राइब रेट पे होगा और क्वेश्चन नंबर 6 है द रेट प्रिस्क्राइब फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग हु इज ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम अगर हमारा रेट प्रेस्क्राइब हो रहा है किसके केस में रजिस्ट्रार जो पर्सन है रजिस्टर्ड हो चुका है वो भी किसका मैन्युफैक्चरर्स का तो हु इज तो वहाँ पे कौन ऑप्टेड होगा कंपोजिशन स्कीम में तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए 1% ऑफ टर्नओवर सीजीएसटी 1% टर्नओवर यूजीएसटी ऑप्शन 0.5 सीजीएसटी एंड 0.5 टर्नओवर एसजीएसटी यूजीएसटी क्वेश्चन ऑप्शन सी है 3% ऑफ टर्नओवर एज जीएसटी 3% ऑफ टर्नओवर एज अ यूटीजीएसटी ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द तो हमारा ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है 2.5 अगर टर्नओवर हो रहा है सीजीएसटी में और 0.5 जो है हमारा सीजीएसटी टर्न ओवर हो रहा है तो हमारा जो है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रिक्वायर्ड हो रहा है कोई भी तो वहाँ पे प्रेस्क्राइब रेट जो होगा 0.5 होगा और क्वेश्चन नंबर 7 है द रेट प्रेस्क्राइब द फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग अ रेस्टोरेंट हु हैज ऑब्टेन्ड कंपोजिशन अगर हमारा तो हमारा प्रिस्क्राइब रेट कितना होगा किसके केस में रजिस्ट्रेशन पर्सन के रेस्टोरेंट के तो हमारा वहाँ पे हु कितना जो हमारा कंपोजिशन स्कीम का परसेंटेज रेट होगा तो ऑप्शन ए है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ जीएसटी and 1% UTGST option B है 0.5 turnover and GST and 0.5 turnover SGST UT option C 0.5% of turnover as GST and 2.5% turnover as GST UTGST option D है नॉन ऑफ द तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है अगर 2.5 हमारा टर्नओवर हो रहा है जीएसटी में तो हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी 2.5 टर्नओवर जीएसटी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे The rate prescribed for payment of GST in case of registered person other than manufacturer or restaurant who have obtained the composition scheme. अगर हमारा रेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन क्या होगा जब हमारे जिस केस में हमारा रजिस्टर्ड पर्सन या अदर दैन मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट होंगे तो हमारा जो हमारा कंपोजिशन स्कीम का रेट डिसाइड है वो कितना होगा तो ऑप्शन ए है 1% ऑप्शन बी है 0.5 टर्नओवर जीएसटी ऑप्शन सी है 2.5 टर्नओवर जीएसटी ऑप्शन डी तो ऑप्शन बी हमारा 0 टर्नओवर सीजीएसटी में भी होगा और 0.5 टर्नओवर एसजीएसटी यूटीजीएसटी में भी होगा तो हमारा जो है हमारा जो पेमेंट होगा या रजिस्ट्रेशन पर्सन होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग के वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम्स में ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट अलाउड फॉर ऑप्टिमल कंपोजिशन स्कीम इसमें से कौन सा फॉलोइंग गुड्स है जो मैन्युफैक्चरर के लिए अलाउड नहीं होगा ओपीटी कंपोजिशन स्कीम में तो ऑप्शन ए है आइसक्रीम एंड अदर एलिजिबल आइस
whether or not containing गुटखा। ऑप्शन बी है पान मसाला। ऑप्शन ए है तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू सबटाइटल। ऑप्शन ए ऑल ऑफ द। तो ये जो जितने भी हैं वो सब अलाउड नहीं हो सकते हैं और भी कंपोजिशन के मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द सप्लायर ऑफ गुड्स इज नॉट अलाउड टू ओपीटी द कंपोजिशन स्कीम। इट मीन्स अगर हमारे इसमें जो गुड्स दिया गया उसमें से कौन सा जो सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउड नहीं होगा कंपोजिशन स्कीम्स के लिए। तो ऑप्शन ए अल्कोहल रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रिट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी जो होगा इंक्लूड नहीं होगा या अलाउड नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पर permanent account number OPT for composition scheme only for one out of two business verticals। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन पर्सन जो है सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पे अगर हमारा कोई भी कंपोजिशन स्कीम को वन आउट कराना चाहता है दो बिजनेस वर्टिकल्स के लिए तो वहाँ पे क्या होगा, कर सकते हैं या नहीं। तो ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है यस सब्जेक्टिव द प्राइमर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए yes the subjective prior approval the contract of statement या यूनाइटेड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, कर ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन अ पर्सन हु ऑप्ट्स फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। इट मीन्स अगर हमारा कोई पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट करता है एनी टैक्सेस का तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स होगा, क्या होगा। तो ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है यस प्रोवाइडेड रिसिप्टेंट ऑफ गुड्स इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ऑप्शन डी है यस प्रोवाइडेड द रिसिप्टेंट ऑफ गुड्स इज वन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ऑप्शन बी हमारा नो है, हमारा इसमें जो पर्सन जो भी है वो कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट कर रहा है रजिस्टर्ड गुड्स को तो वो गलत है। तो ऑप्शन बी नो। क्वेश्चन नंबर 13 इन अ पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें पूछ रहा है क्या एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल के लिए उसके लिए होता है। तो ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है यस सब्जेक्टेड टू प्रायर अप्रूवल ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ऑप्शन डी है यस सब्जेक्टेड टू प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है नो। अगर नहीं होता, अगर हमारा कोई पर्सन जो है एलिजिबल के लिए होता है या नहीं होता है तो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कंपोजिशन टैक्स प्लेयर। तो ऑप्शन ए है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है कंपोजिशन टैक्स प्लेयर में। तो ऑप्शन ए है कैन अवेल आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स बट नॉट ऑन इनपुट्स। ऑप्शन बी है ही कैन अवेल आईटीसी ऑन इनपुट्स बट नॉट ऑन कैपिटल गुड्स। ऑप्शन डी है ITC is not available on inward supply. Option D है ITC is available on inward supply if tax is mentioned separately in the invoice of match such suppliers। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ITC जो है अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाई, ITC जो होता है वो इनवर्ड सप्लाईज में जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। इसमें से कौन सा फॉलोइंग पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए है मेकिंग अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लाइबल टू जीएसटी। ऑप्शन बी है मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑप्शन सी है इफेक्टिव ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्सेस। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी ऐसा
पर्सन नहीं है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल हो। तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। इट मीन्स वो कौन सा थ्रेशोल्डर, क्या थ्रेशोल्डर जो लिमिट है टर्नओवर का जो प्रीसीडिंग करता है फाइनेंशियल ईयर को ऑप्टिंग करने मतलब एडजस्ट करने में पेमेंट किसके अंदर कंपोजिशन टैक्स के अंदर पे करने में उसको प्रोसीड करता है। तो ऑप्शन ए है 14 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन डी सी है 1.5 करोड़, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। ऑप्शन सी 1.5 करोड़ जो होता है थ्रेशोल्डर लिमिट होता है टर्नओवर का प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को ऑप्टिंग करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है व्हाट इज द रेट अप्लीकेबल अंडर जीएसटी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। वो कितना रेट होगा अप्लीकेबल होगा जीएसटी के अंदर जब हमारा रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिंग करता है पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम्स में। तो ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी है 1%, ऑप्शन सी है 0%, ऑप्शन डी है नॉन कंपोजिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन बी है 1%। 1% रेट अप्लीकेबल होता है जीएसटी के अंदर अगर हमारा कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चरर ऑप्टिंग टैक्स पे करता है तो 1%। तो ऑप्शन बी सही है 1। क्वेश्चन नंबर 18 है कैन कंपोजिशन स्कीम बी वैलिड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इफेक्ट इंटर स्टेट सप्लायर। क्या जो हमारा कंपोजिशन स्कीम है वैलिड होता है अगर हमारा रजिस्ट्रार पर्सन इफेक्ट करता है इंटर स्टेट सप्लायर से। तो ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है यस सप्लायर सब्जेक्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है यस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी है नो, नहीं होता है जो वैलिड नहीं होता है रजिस्टर इफेक्ट करता है अगर जो हमारा इंटर स्टेट सप्लायर से तो हमारा कंपोजिशन स्कीम में वो वैलिड नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 कैन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या रजिस्टर्ड पर्सन जो अंडर स्कीम के अंदर क्लेम करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए तो कर सकता है या नहीं। तो ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवर्ड सप्लाई गुड्स ओनली, और ऑप्शन डी है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है नो, नहीं कर सकता कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो स्कीम अंडर के है वो हमारा टैक्स इनपुट क्रेडिट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्लेम नहीं कर सकता तो ऑप्शन बी होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो रिवर्स चार्जेस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द सप्लायर ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई। वो कौन सा सप्लायर है जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होता है अप्लाई होता है। तो ऑप्शन ए है नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ तो हमारा जो होगा वो सप्लायर होगा जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वहाँ पे अप्लाई होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन केस ऑफ जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड नॉट अ बिजनेस एंटिटी लाइबिलिटी पे जीएसटी इन ऑन। वो अगर हमारा जीटीए के सर्विस के केस में देखा जाए तो हमारा जो प्रोविडेंट है वो इंडिविजुअल नहीं है और ना ही रजिस्टर्ड है तो अंडर जीएसटी तो जीएसटी के अंदर और जो बिजनेस एंटिटीज है वो लाइबल जीएसटी पे करने के लिए भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा तो हमारा वहाँ पे
सप्लायर, ऑप्शन ए है सप्लायर, ऑप्शन बी है रिसिप्टेंट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो हमारा जो सप्लायर होता है वहाँ पे उस केस में हमारा इंडिविजुअल जो होता है क्या होता है सप्लायर। लायबिलिटी जो कौन पे करता है जीएसटी का, तो होता है सप्लायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सप्लायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए टू मिस्टर ए बी लिमिटेड, लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर ए को, मिस्टर ए टू मिस्टर एबीटी लिमिटेड तक, क्या कर रहा है, लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन। तो इसमें से कौन है जो लायबिलिटी जीएसटी पे करेगा, तो ऑप्शन ए मिस्टर ए, ऑप्शन बी है मिस्टर ए बी लिमिटेड, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है मिस्टर ए बी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है सीटिंग फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ XYZ Limited is liable for GST in the hands of the सीटिंग फी। जो सीटिंग फी होता है अगर रिसिप्ट हो रहा है डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड से, तो वहाँ पे जो जीएसटी लाइबल होगा वो किसके हैंड से होगा, तो ऑप्शन ए है डायरेक्टर, ऑप्शन बी है XYZ लिमिटेड, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, XYZ लिमिटेड जो होगा उसके एंड में जीएसटी लाइबल होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर कवर्ड अंडर रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म। वो कौन से फॉलोइंग सर्विसेज हैं जो अंडर चार्ज मैकेनिज्म के को कवर करते हैं, तो ऑप्शन ए है लीगल कंपल्सरी गुड्स, ऑप्शन बी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ऑप्शन थर्ड है मैन पावर सप्लाई, ऑप्शन फोर्थ है रेंट ऑफ क्लब। तो इसमें भी सब ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि सेकंड फर्स्ट और फिफ्थ सही है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है, हमारा लीगल कंटेंसी और हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज। इसमें से कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है जो सब्जेक्टेड होता है रिवर्स चार्ज के लिए, तो ऑप्शन ए है सिल्क यार्न, ऑप्शन बी है कॉटन यार्न, ऑप्शन बी है नाइलॉन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो सिल्क यार्न होता है वो हमारा क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है रिवर्स चार्जेस के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज। इसमें से जो हमारा जो फॉलोइंग सप्लायर्स जितने भी दिए हुए हैं सप्लाईज ऑफ गुड्स दिए हुए हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें से हमारा रिवर्स चार्ज कौन सा सप्लाईज होगा, तो ऑप्शन ए है स्वीट नट्स नॉट सेल और पीलेट्स, ऑप्शन बी है हाई वेपर लिप्स यानी जो है टैंडो हमारा, ऑप्शन सी है तंबाकू लिप्स, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारा हमारा ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सारे सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर्स के लिए सब्जेक्ट जो होती हैं वो रिजर्व चार्जेस होती हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट इज सब्जेक्टेड टू रिव्यू चार्ज। इसमें से कौन सी फॉलोइंग गुड्स हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए सब्जेक्टेड होती हैं रिवर्स चार्जेस के लिए, तो ऑप्शन ए है रॉ मिल्क, ऑप्शन बी है कॉटन या ऑप्शन सी है रॉ कॉटन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, रॉ कॉटन जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है रिवर्स चार्ज के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है जीएसटी इज पेबल बाय द रिसिप्टेंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन। जीएसटी अगर हमारा पेबल हो रहा है किसके थ्रू, रिसिप्ट के थ्रू, तो अंडर रिवर्स चार्ज क्या होगा, तो ऑप्शन ए है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय
रेल, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 10 है जीएसटी इज पेबल ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर solves in or firms for advocates under reverse charge by। इट मीन्स अगर जीएसटी हमारा पेबल हो रहा है सर्विसेज के अप्लाइड पर सप्लाइड पे, तो हमारा वो भी बाय इंडिविजुअल एडवोकेट भी इंक्लूड है, उसमें सीनियर एडवोकेट भी इंक्लूड है, तो उस फॉर्म में हमारा क्या होगा। ए है एनी रिसिप्टेंट ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी है एनी बिजनेस एंटिटी located in the taxable territory and having aggregate turnover of more than threshold expected limited in the preceding financial year। ऑप्शन सी है a person other than individual, ऑप्शन डी है all of them। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा कोई भी बिजनेस है एंटिटी है वो लोकेट कर रहा है कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी को और उसका एविंग जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेश होल्डर है एक्सेम्प्टेड से छूट के लिमिट्स पे, तो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है जीएसटी इज पीपल ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो जीएसटी पेबल हो रहा है किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, द टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के थ्रू, बाय द रिगार्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर रिवर्स चार्ज। तो ऑप्शन ए है एनी रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन बी है एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ऑप्शन सी any person registered under the Central Goods and Services Tax Act 2017, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर कोई एनी बिजनेस एंटिटी अगर लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के लिए तो हमारा जीएसटी पेबल करेगा जो भी सर्विसेज चार्जेस में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज सब्जेक्टेड इन रिवर्स चार्ज। इसमें से कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जो सब रिवर्स चार्ज के लिए होता है। तो ऑप्शन ए है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू अ बैंकिंग कंपनी, ऑप्शन बी है सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ऑप्शन सी है सर्विसेज सप्लाई बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू द सेड कंपनी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज सब्जेक्टेड इज रिवर्स चार्ज। इसमें से कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जो हमारा सब्जेक्टेड होता है रिवर्स चार्ज के लिए। तो ऑप्शन ए है सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनी कोर्ट टू अ बिजनेस एंटिटी, ऑप्शन बी है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल इज अ बिजनेस एंटिटी, ऑप्शन सी है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एट्रीब्यूबल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा सी जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। सर्विसेज सप्लाइड कब होता है, जब हमारा एट्रीब्यूटल ट्रिब्यूनल जो होता है वो बिजनेस एंटिटी का होता है, तब हमारा जो होता है हमारा हाँ और सर्विसेज अप्लाई होता है किस पे, सब्जेक्टेड होता है रिवर्स चार्जेस पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज। इसमें से कौन सा फॉलोइंग सर्विसेज है जो प्रोवाइड करता है किस पे, स्पॉन्सरशिप के बेस्ड पे वो रिवर्स चार्ज होता है। तो ऑप्शन ए है रिवर्स प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन, ऑप्शन बी है रिवर्स प्रोवाइडेड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑन या रिसिप्ट फॉर्म, ऑप्शन सी है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए पार्टनरशिप, तो वहाँ पे जो हमारा स्पॉन्सरशिप सब्जेक्टेड हो रिवर्स चार्ज होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं जॉब वर्क एंड ई कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अ पर्सन हु डैश डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स शैल बी
इट मीन्स अगर कोई पर्सन है तो वो क्या करेगा, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी के प्लेटफॉर्म में फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए, तो वो क्या करेगा, शैल बी कंसीडर एज ए इकोनॉमिक ऑपरेटर, और उसे कंसिडर किया गया किसके द्वारा, इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो ऑप्शन क्या होगा, वो खुद होगा, ऑप्शन बी होगा ऑपरेटर डिजिटल होगा, ऑप्शन डी होगा मैनेजर डिजिटल होगा, एनी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी जो है वो वहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट, एनी ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट व्हाट रेट शुड बी टैक्स बी कलेक्टेड एट सोर्स। इट मीन्स वो कितना परसेंट टैक्स है जो कलेक्ट होता है सोर्सेस में। तो ऑप्शन ए है 0.5%, ऑप्शन बी है 1%, ऑप्शन सी है 12%, ऑप्शन डी है 3%। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 1% टैक्स रेट जो होता है वो कलेक्ट करता है सोर्सेस को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज देयर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अप्लाइंग द प्रोविजंस फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स टीसीएस। क्या हमारा कोई भी थ्रेशोल्डर लिमिट जो है वो अप्लाई कर सकता है प्रोविजन के लिए जो कलेक्टिंग टैक्स करता है टीसीएस में। तो ऑप्शन ए है, टीसीएस अप्लाई इफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एग्जिट 10 लाख। ऑप्शन बी है, TCS apply if net value of taxable supply exceed 15 lakh. ऑप्शन सी है, TCS supply if net value of taxable supply exceed 20 lakh. तो ऑप्शन डी है, नो सच लिमिट इज प्रेस्क्राइब। तो उसमें कोई भी लिमिट जो होती है तो उसमें प्रेस्क्राइब नहीं होती। तो ऑप्शन बी डी हमारा करेक्ट है, नो सच लिमिट इज प्रेस्क्राइब, कोई भी लिमिट उसमें सब्सक्राइब नहीं होती है, प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन कैन अ सप्लायर मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑफ नॉट रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी, अगर हमारा जो सप्लायर है वो कोई भी सप्लाई मेकिंग कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रार ऑप्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी है, ऑलवेज कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है, व्हेन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। ऑप्शन सी है, व्हेन द सप्लायर डज नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट। ऑप्शन बी है, नॉन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ये इसमें से कोई भी हमारा जो फुलफिल नहीं करता है इस सेंटेंस को। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ प्रिंसिपल टू अ जॉब वर्कर। जॉब वर्कर के लिए प्रिंसिपल्स वो कौन से हैं जो होते हैं। तो ऑप्शन ए है, अ पर्सन हु सेंड इनपुट एंड और कैपिटल गुड्स फॉर जॉब वर्क। ऑप्शन बी है, अ रजिस्टर्ड पर्सन। ऑप्शन सी है, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु सेंड इनपुट एंड और कैपिटल गुड्स फॉर जॉब वर्क। ऑप्शन डी है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाई इनपुट एंड और कैपिटल गुड्स फॉर जॉब वर्क। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, अगर कोई रजिस्ट्रेशन पर्सन है तो वो उसका प्रिंसिपल होगा जॉब वर्कर का। क्वेश्चन नंबर 6, when will the inputs and or capital goods sent for job work become a supply। क्या हमारा कोई भी इनपुट या हमारा कैपिटल गुड्स है वो सेंड कर सकता है जॉब वर्कर्स को सप्लाई बिकम सप्लाई में। तो ऑप्शन ए है, व्हेन द इनपुट एंड और कैपिटल गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव्ड बैक विद इन 1 year या 3 years respectively। ऑप्शन बी है, व्हेन इनपुट्स एंड और कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर आर नॉट सप्लाइड विद अ or without payment of tax from job worker placed within 1 year or 3 year respectively। ऑप्शन सी बोथ अंडर ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दिया ऑप्शन ए और बी वो दोनों ही फुलफिल करता है इस सेंटेंस को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, वो बोथ अंडर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम व्हेन विल द पीरियड ऑफ 1 और 3 year बी कैलकुलेटेड। वो कौन से पीरियड्स हैं जो 1 और 3 साल के लिए कैलकुलेटेड होता है। ऑप्शन ए है, द डे व्हेन such input and or capital goods sent to a job worker। ऑप्शन बी है, the day when the job worker received the said goods in case the job worker received the goods directly। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए
एंड बी, ऑप्शन बी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड बी हमारा दोनों ही फुलफिल करता है, कैलकुलेट करता है 1 और 3rd ईयर को, पीरियड्स को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ए एंड बी। नंबर 8, कैन अ प्रिंसिपल सप्लाई इनपुट एंड और अ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमिसेस। क्या हमारा जो सब प्रिंसिपल सप्लाई है वो अगर हमारे इनपुट्स होगा या और हमारा कैपिटल गुड्स होगा तो वहाँ पे जॉब वर्कर प्रीमिसेस होंगे या नहीं। तो ऑप्शन ए है यस ओनली व्हेन द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड। ऑप्शन बी है यस even if the job worker is unregistered by declaring the job worker premises as his additional place of business. Option C is yes, irrespective of whether job worker is registered or not. Principal is engaged in the supply of goods which are notified by the commissioner on this behalf. Option D है all of the above। तो हमारा जितने भी यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी दिए हुए वो सब करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा क्वेश्चन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द इनपुट आर नॉट रिसीव्ड बैक विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट बाय द प्रिंसिपल देन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी। अगर हमारा इनपुट्स जो है रिसीव नहीं कर रहा, बैक नहीं हो रहा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जीएसटी को पे करने के लिए। तो ऑप्शन ए है जॉब वर्कर, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है जॉब वर्कर इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन सेंडिंग सच इनपुट एंड इनपुट नीड्स टू रिजर्व द आईटीसी टेक अर्लियर। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है, प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा या रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू हुम इन केस ऑफ जॉब वर्क। इसमें अगर हम कुछ बोल रहा है कि हमारा जो इनपुट क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट है, वो अवेलेबल हो रहा है किसके केस में, जॉब वर्क के केस में। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए है जॉब वर्कर, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है रिसिप्टेंट, ऑप्शन डी है ईच ऑफ द। एकदम करेक्ट है, प्रिंसिपल जो होगा वो उसके लिए इस केस में अवेलेबल होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, प्रिंसिपल। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।